ठीक है। अरे कैमरा जो है ना अपना फोकस करता है। चलिए अब ठीक है, शुरू करें। तो 1857 का क्रांति, या इसको बोलते हैं 1857 का विद्रोह ना। 1857 का विद्रोह जो है कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर से। और ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे कि 1857 का विद्रोह जो है कि कौन सा शहर से प्रारंभ हुआ था। ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए था, ठीक है। तो कहाँ से हुआ था? सुनते नहीं, कहाँ पे बोल रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे को पूछे तो कौन सा शहर था? दिल्ली, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह जो है कि तत्कालिक कारण क्या था होने का? चर्बी वाला करते थे। देखो 1857 से जो हम पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाते पढ़ाते तुमको 1947 तक लेके आए हैं। इसे तुम्हें जो है 1857 का विद्रोह या क्रांति जो है कि तुम्हें पहला स्वतंत्रता आंदोलन जो है कि समझ में आ जाएगा, 1857 क्रांति। और एक दूसरा समझ में आएगा तुम्हें, कौन सा? 1947 के समय में जो हम लोग आज़ादी पाए। तो राष्ट्रवादी चेतना का उदय हम वहाँ से बता रहे हैं, 1857 से बता रहे हैं। और ये 57 से बताते हुए फिर इस बीच में क्या होगा, फिर हम लोग जो है कि गुलाम का गुलाम रह जाएंगे। और फिर से जो है कि 1915 से जो है कि गांधी युग शुरू होगा, और गांधी युग में हम लोग फिर क्या होते हैं? आज़ादी पा लेते हैं। नहीं तो अभी गांधी जी का कोई नामो निशान है? इस सब चीज में गांधी जी का नामो निशान नहीं है। यहाँ गांधी जी का कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि 1857 में हम लोग अभी हैं, ठीक है। चलिए, तो 1857 का विद्रोह जो है कि हम लोगों ने दिल्ली पर लिया। दिल्ली में जो विद्रोह हुआ वो पढ़ लिया हमने। दिल्ली के जस्ट बगल में मेरठ में विद्रोह हुआ, वो पढ़ लिया हमने। मेरठ से ना शुरुआत हुआ, दिल्ली की ओर गया नहीं। और जो है कि दिल्ली पहला शहर बना विद्रोह का। और दिल्ली से जो है कि ये फिर हमने देखा क्या, अवध को देखा था। अवध देख लिया था ना अवध लखनऊ देख लिया था। अब लखनऊ से जस्ट थोड़ा आगे देखोगे, थोड़ा सा और मैप में देखोगे, थोड़ा नीचे आओगे, मिलेगा कानपुर। क्या मिलेगा? कानपुर। तो हम लोग थोड़ा सा अब देखेंगे कानपुर के बारे में, इसके बारे में देखेंगे कानपुर के बारे में। पहले से थोड़ा सा जो हम पहले मैप पे थोड़ा कुछ बातें बताए हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको एक बार फिर से रिवाइजिंग के तौर पे हम इसको देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं 1857 का विद्रोह। ये शायद 8वां क्लास के 9वां क्लास है 1857 का, है? हाँ, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह हम तो मैप बना लिए। तो ये जानो, सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। कौन था ये? बैरकपुर। बैरकपुर, क्या बात सही है ना? ठीक है, कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। बैरकपुर में क्या था? 34वां रेजिमेंट सैनिक छावनी ना। इसमें जो है कि सेना का नाम क्या था? मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने विद्रोह कब यहाँ पे प्रारंभ किया था? 29 बोले थे मार्च, सेना मार्च करता है 29 मार्च। याद रखना, सेना मार्च करता है, तो 29 तारीख को मार्च हुआ था, ठीक है ना। मार्च मतलब महीना, याद रहेगा ना। सेना मार्च जानते हैं ना, एक लाइन लगा करके जो एकदम डिसिप्लिन के साथ चलता है, मार्च कहलाता है वो। तो मार्च जब करता है ना, तो याद रखना 29 मार्च, ठीक है। 29 मार्च 1857 विद्रोह होता है। और 8 अप्रैल को 1857 क्या होता है, इसको फांसी हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है कि क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो एनफील्ड राइफल जो देता है, एनफील्ड राइफल जो होता है कि ये क्या होता है, भारतीय सेना से
भारतीय सेना से लेकर के इसके स्थान पे क्या था, लाठी, ये ना कहता है लाठी रहता है। और अंग्रेजी सेना में क्या रहता है, राइफल रहता है। इसके पास क्या रहता है, राइफल रहता है। इसलिए बताए थे कि यहाँ से तब क्या था, तभी तभी भारतीय सेना क्या सोचा, भारतीय सेना ने सोचा कि धर्म की रक्षा करने के लिए उसने जो है कि अब राइफल ही क्या करेगा, लूटेगा ना। और ये जहां जहां भी भारतीय सेना था भारत में, जहां जहां सेना टुकड़ी था, वहां वहां सभी सेना टुकड़ी जो है कि उससे यदि हथियार ले लेगा तो वो चाहे उसमें चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो सेना में तो दोनों भर्ती था। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उससे क्या चाहिए था, हथियार। सेना के पास उसको हथियार दिया हुआ था, उससे वो ले लेता, तो वो हथियार लेने के बाद क्या कर लेगा, मतलब सहारा ही उसका जो अटैक करता वही छीना चला जाता। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करने के लिए चाहिए हथियार, इसलिए हथियार को ही जब्त करना शुरू करेगा। इसलिए ये घटना जो है कि बंगाल से उठ करके डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, मेरठ। कहा आता है, मेरठ। यहाँ तुम्हारा दिल्ली हुआ, ये तुम्हारा दिल्ली हुआ। पता है इधर इधर कौन सी मेरठ है। आइए मेरठ की घटना के बाद हम लोग जो कि मेरठ आते हैं। मेरठ में तो मेरठ में सेना क्या करता है, धर्म की रक्षा करने के लिए करता है, पूरे जो है कि अंग्रेजी शासन का अंग्रेजी हथियार जितना भी था टोटल वो लूट लेता है। और मेरठ में लूट करके जो है कि लूटता कब है, बताएगा, 10 मई 1857 को। और लूट करके, और यहाँ से लूट करके किधर जाता है, दिल्ली को, 11 मई 1857। और ये दिल्ली में जो है कि दिल्ली को बढ़ता है। और 12 तारीख को जो है कि दिल्ली का मुगल साम्राज्य का राजा कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है कि उसको भी जो है कि लेटर मिला था अंग्रेज के द्वारा कि आप भी क्या कीजिए, लाल किला खाली करके जो है कि कुतुब मीनार में कई छोटे जगह पे शिफ्ट हो जाइए, और आपका जो है कि अब बादशाह क्या करेगा, पद खत्म कर देगा, मुगल राजा होना, बादशाह होना क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और आप क्या कहलाइएगा, शहजादा कहलाइएगा। इसलिए जो है कि सोचा था मेरा खानदान उकलने के लिए निकला है, इसलिए हम इसका बदला लेंगे। इसलिए इस साथ दे देता है सेना को, कौन, बहादुर शाह द्वितीय। उस समय लगभग ये बूढ़ा हो गया था, लगभग क्या हो गया था, ये उतना भी नहीं था पावरफुल, हाँ, लेकिन निर्णायक, कोई भी काम कर सकता था। उस समय नहीं था उतना पावरफुल, बहुत थोड़ा सा शरीर जो है कि लगभग बुढ़ापे में चला गया था। और दिल्ली में जो है कि साथ देता है। और 12 मई 1800, याद रखियो, डेटे याद रखना में जरूरी है। 12 मई 1857 से ये चलता है, कब चलता है ये दिल्ली में, यहाँ से कब तक चलता है बताए कोई, 20 सितंबर 1857 तक चलता है। लगभग कितना चला, 4-5 महीने ना। और ये सबसे छोटा जो है कि ध्यान रखना, दिल्ली में जो विद्रोह हुआ 1857 का, सबसे छोटा समय वाला था ये विद्रोह, ठीक है। 1857 का विद्रोह कौन सा सबसे कम समय तक हुआ, वो दिल्ली में हुआ, ठीक है। और 20 सितंबर 1857 तक में क्या हो गया, ये विद्रोह को कुचल दिया गया। और दिल्ली पे जो पूरा अधिकार किया हुआ था मई के बाद, किसने, बहादुर शाह द्वितीय। और कोई बताएगा, कानपुर में जो, अच्छा, मेरठ में जो हथियार सब लूटा था किसके सहयोग से, हाँ, सैनिक को साथ दिया था कौन, बख्त खां। और जब दिल्ली पहुंचा था तो बहादुर शाह द्वितीय ने अपना जो है कि सेना नायक किसे बनाया था, बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली पर पूरा अधिकार कर लिया था मई महीना में। और जो है कि पूरा का पूरा दिल्ली जो है अधिकार के साथ संघर्ष, अंग्रेजों से संघर्ष करना जारी था ना। और लास्ट में बताए थे कि 20 सितंबर होते होते बख्त खां क्या होता है, मारा चला जाता है, युद्ध में हार जाता है, पूरे तरीका से हार जाता है। हारने के कारण जो है कि अंग्रेजी सत्ता का वहां पर क्या होता है, अधिकार होने लगता है। और जो है कि और अंतिम में बताए थे कि यहाँ लास्ट में युद्ध होने के कारण जो है कि यहाँ पे 2 अंग्रेजी लोग मारे गए थे। कौन कौन मारे गए थे, हाँ, साइमन फ्रेजर पहले मारा गया था प्रारंभ में, मई महीना में ही।
और निकोलसन जो है कि सितंबर तक में मारा गया, बाद में मरा, लेकिन उसको भी मारिए कि मरा था कौन, बख्त खां ना। और जो है कि दिल्ली में ये घटनाक्रम के बाद जो है कि 20 सितंबर के बाद पूरा दिल्ली पर अधिकार अंग्रेजों का हो गया ना। इसके बाद जो है कि इसी बीच में हम घटनाक्रम आगे, हम मेरठ के दिल्ली के बाद हम आए थे कहाँ, अवध। अवध ना आए थे। थोड़ा सा अवध की कहानी, अवध बोले तो लखनऊ, अवध बोले तो यही है अवध, ठीक है। अवध का हम बातें किए थे क्या, अवध बोले तो अभी अवध का मूल स्थान कौन सी है, लखनऊ। लखनऊ क्या है, लखनऊ। लखनऊ बोलो या कौन सी बोलो, अवध। तो बताएगा अवध का पहला पुराना, इससे पहले वाला राजधानी का लखनऊ, फैजाबाद, ठीक है, जस्ट बगले में है अवध यानी लखनऊ। अब बताए थे कि लखनऊ में जो है कि लखनऊ जिसको अवध बोला जाता है, अवध, अवध को जो है कि हम कई बार समझाए थे कि पूरे भारत में पूरा साम्राज्यवादी, अंग्रेज का एक ही नियम था, राजनीतिक नियम एक ही था कि साम्राज्यवादी नीति से चलो और राज करो। और राज करो कैसे, राज करो, फूट डालो और राज करो। जैसे भी हो राज करना है, साम्राज्य वृद्धि करना है। और साम्राज्य वृद्धि करने में दो अंग्रेज सबसे नामी है इसमें, किसी को याद नहीं रखो, किसी रखो, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में आता है कौन सा चीज, सहायक संधि आता है, और लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या आता है, भारत की नीति। दोनों नीति ने जो है कि पूरे भारत को कैद कर लेता है, नहीं कर लेता है। और सहायक संधि में क्या था कि उस समय 550 प्रांत था। सहायक संधि जब आया, जो राजा जो है कि वेलेस्ली का जो नीति था, सहायक संधि जो अपनाता था, तो राजा बना हुआ रहता था नहीं, और तब तक बना रहता था जब तक उसका संतान कोई उत्तराधिकारी रहेगा। और यदि नहीं कोई उत्तराधिकारी है, यानी बेटी और या दत्तक पुत्र के अलावा, तब तक जो है कि मतलब जो है कि यदि दत्तक पुत्र या बेटी को या सिर्फ बचेगा तो वो अधिकार छीन लिया जाएगा, सहायक संधि वहां क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी सहायक संधि का जो है कि लॉर्ड डलहौजी जो है कि विरोध कर रहा है थोड़ा सा, क्या इसको भी खत्म कर करके हम हड़प ले उस क्षेत्र को। इसलिए जो सहायक नीति लाया गया था, उसी नीति को हड़पने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने नियम लाया था ना। बताए थे ना, बताए थे कि जो राजा सहायक संधि अपनाया था वो राजा बना हुआ था, और राजा का राजा, वो राजा भी ना रहे, इसलिए उसके लिए क्या लाया गया था, हड़प नीति लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। वो कब, 48 से 56। और वेलेस्ली कब था, 1798 करीब, याद है, 98 में सहायक संधि आया था, नहीं आया था, 98 आया था सहायक संधि। तो 1798 में कौन है, वेलेस्ली। और क्या कहते हैं 1848-56 में कौन है, देख रहे हो ना, काफी लंबा समय के बाद आया है डलहौजी, नहीं आया है। तो लॉर्ड डलहौजी चाहता है कि जो सहायक संधि राजा अपनाया था, जो राजा पहले से बना हुआ था, वो राजा भी ना रहे, तो उसके लिए उसने शर्त लाया, क्या, यदि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई बेटा नहीं है, संतान नहीं है, उसके बाद अंग्रेज का शासन हो जाएगा उसके ऊपर, उसको हड़प ली जाएगी। लेकिन अवध ऐसा क्षेत्र था जो साम्राज्य विस्तार नीति के बीच में आता था, कौन, अवध, जो बंगाल बिहार में अधिकार पूरा था अंग्रेज का, दिल्ली में भी अधिकार था, बीच में एक टेढ़ का काम करता था, कौन अवध। इसलिए अवध को भी जो सोचा कि बीच में राजा, राजतंत्र रहे नहीं, राजा रहे नहीं, इसलिए राजा का भी पद क्या हो जाए, यहाँ से खत्म हो जाए और हम अपना ही साम्राज्य में चले। इसलिए इस बीच में अवध को भी मिटाना उसने प्रयास किया, और उस पर अवध पर कौन सा नियम लागू किया, कुशासन के आधार पर जो है कि क्या किया, अवध को हड़पना शुरू किया। और हड़पने के नियम में हम बताए थे कि अवध का राजा कौन था उस समय, हाँ, वाजिद अली शाह जब हड़प रहा था, कौन था, वाजिद अली। कोई बताएगा अवध का स्थापना किसने किया था, हम पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, हाँ, शहादत खां। शहादत खां ने स्थापना किया था। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, वेलेस्ली के समय में 1798 के बाद, 1798 ना, 1700 बोलो रे, 1802 ना, 1798 में आता है सहायक संधि, और 1802 में जो है कि कौन है इस सहायक संधि को अपनाने वाला, सहायक संधि को अपनाने वाला कौन था, हाँ, शहादत अली।
इसी ने क्या किया था, सहायक संधि को अपनाया था और ये बरकरार राजा बना रहना चाहता था और अंग्रेज से किसी तरह का संघर्ष करना चाहता नहीं था। देखो याद करो, हम बताए थे, देखो एक एक सीक्वेंस समझ में आता है कि उस समय तक जो सहायक संधि राजा अपनाएगा तो उसका उसके उसके राज्य में क्षेत्र में जो पूरा प्रशासनिक यानी पूरा राजनीतिक कब्जा हो जाएगा अंग्रेज का, सेना सब किसका हो जाएगा, अंग्रेज का। और सिर्फ राजा राजा रहेगा और उसको पेंशन दे करके चुपचाप घर में बैठे बैठे पेंशन मिलेगा, मोटा रकम मिलेगा, चुपचाप राजा बना रहेगा और पूरा शासन किसके हाथ में रहेगा, अंग्रेज का। लेकिन राजा का कुछ ना कुछ वैल्यू था, इसलिए जो है कि वो भी वैल्यू क्या कर देना चाहता था, समाप्त यदि छीन लिया जाता था, मतलब छीन लेना चाहता था, हड़प लेना चाहता था। इसलिए जो है कि जब लॉर्ड कौन डलहौजी आया, डलहौजी, तो डलहौजी के शासन काल में तभी अवध का राजा कौन था, स्थापना किया, इसने अपनाया। तभी अवध का राजा कौन था, वाजिद अली शाह। इसी के समय में जो है कि डलहौजी ने हड़पना प्रारंभ किया और इस वाजिद अली शाह को क्या बोला, कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर क्या करेंगे, तुम्हें जो है कि अवध को हड़प लिया जाएगा ना, क्योंकि वाजिद अली शाह का पुत्र भी था। पुत्र का नाम बताएगा कोई, कादरी, हाँ विरजिस्त, हाँ विरजिस्त कादरी ना, और विरजिस्त कादरी। और बताएगा वाजिद अली शाह का पत्नी का नाम क्या था, पत्नी क्या नाम थी, बेगम हजरत महल। ठीक है, ये सब पढ़े थे ना, पिछले वाला कहानी याद करो, पढ़े है ना, तो इसलिए रिवाइजिंग करते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा अब आवाज को फिर से एक बार रिवाइजिंग कर रहे हैं। ठीक है, बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह जब इस पे जो है कुशासन का आरोप लगाया इसके ऊपर, इस आरोप को जो है कि ये जो है कि विरोध नहीं किया और जो है कि वाजिद अली शाह सोचा कि क्या सोचा था, अंग्रेज ने बोला है जो कलकत्ता जाने के लिए वही अच्छा है, पेंशन पाएंगे, वहीं पर नॉन रोटी खाएंगे, वहीं पर जो है कि पेंशन पाएंगे, वहीं रहेंगे, बिताएंगे, जिंदगी काटेंगे, नहीं बोला था, याद है कि बोला था कि तुम्हें अवध खाली करना पड़ेगा और वाजिद अली शाह तुम्हें कलकत्ता जाना पड़ेगा, नहीं, और कलकत्ता जाओ तुमको ढेर सारा मोटा देंगे पेंशन न, और अपने परिवार के साथ में कलकत्ता में रहना। कलकत्ता पूरा अधिकार किसका है, अंग्रेज का। इसलिए वहाँ क्योंकि राजा के अंश निकाल करके छोटा क्षेत्र में, अब घर एक ना राजा का नहीं, पूरा का नहीं है ना, क्षेत्र का नहीं है ना होगा, इसलिए उसको निर्वासित कर देते, उसे निर्वासित करना कहते हैं। क्या करना कहते हैं, निर्वासित। बोले तो वनवास तो वन में नहीं है भेजा है, उसको शहर में कहीं रख रहा है ना, वनवास वन नहीं है दे रहा जी, उसको शहरवास को क्या बोलो नहीं हो रहा है, उसे कर दिया कौन सी, कलकत्ता शहरवास नहीं कर दिया, बोले तो निर्वासित कर दिया। क्या कर दिया, उसके अपने स्थान से निकाल करके दूसरे स्थान पर निर्वासित कर दिया ना। इसलिए जो है कि वाजिद अली शाह जो है कि कहाँ जाएगा अब, कलकत्ता, लेकिन मना करेगा कौन मना कर रही, पत्नी बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल के बारे में हम विशेष थोड़ा सा बातें किए थे, इसके बारे में कहानी बताए थे। बेगम हजरत महल जो है पूरा इसका जो है कि प्रारंभिक समय, बचपना का समय पूरा गरीबी में था। इसके पिता बहुत गरीब थे, इतना आर्थिक कमजोरी था, इतना निस्सहाय था कि वो अपना पारिवारिक जीवन भी नहीं चला पा रहा था। इसलिए बेगम हजरत महल जब छोटी थी तो उसके पिता ने उसे नृत्य करने के लिए सिखाया, नहीं नृत्य करने के लिए भेजा, और वो नृत्य जब सीख गई तो धीरे धीरे जो है कि नृत्य करते करते जो है कि ये एक समझदार हो गई और ये नृत्य करने के लिए राजघराने जाया करती थी। कहाँ, लखनऊ राजघराने, ठीक है, अवध के राजघराने जाया करती थी नृत्य करने के लिए। और वहाँ कौन राजा के सामने नाच करती थी, वाजिद अली शाह। और इतना जो है कि इतना सुंदर डांस करती थी, इतना अच्छा नृत्य करती थी, देखने में सुंदर थी। तो नृत्य देखते देखते जो है कि वाजिद अली शाह पूरा प्रसन्न हो गया और कहा कि तुम्हें अब कहीं नृत्य करने की जरूरत नहीं है, तुम राजघराने में ही नृत्य करोगे। नृत्य करते करते उसे अर्धांगिनी बना लिया ना, अर्धांगिनी बना लिया मतलब क्या, विवाह कर लिए। विवाह करने के बाद एक साहसी महिला के रूप में, उसका एक पत्नी के रूप में जो है कि कौन है, बेगम हजरत महल, याद है बेगम हजरत महल। अब यही बेगम हजरत महल है जो वाजिद अली शाह को कलकत्ता जाने से क्या करेगी, रोकेगी, हम क्यों जाएं, ठीक है।
क्योंकि हम जो है कि सहायक संधि हमारे पूर्वज जो अपनाए थे उसके अनुसार जो है कि हमारा दत्तक पुत्र जो है कि कादरी है, सॉरी दत्तक पुत्र नहीं, ये पुत्र ना है इसका, दत्तक ना है। मेरा पुत्र जो है कौन है, कादरी है ये है। तो हम क्यों जाए, हम अपना हर एक शर्त नियम लागू मतलब पालन का पूरा जो शर्त पालन कर रहे हैं, इसलिए जो है कि हम इसका विरोध करेंगे और आवाज उठाइए कि हम हर चीज जब नियम से चल ही रहे हैं तो मेरा फिर जो है कि पूरा अधिकार क्यों लिया जाएगा। पर विरोध नहीं करता है वाजिद अली शाह, और वाजिद अली शाह जो है कि अन्य बीवियों के साथ बाल बच्चों को लेकर के जो है कि वो कलकत्ता निर्वासित हो जाता है और मोटा पेंशन खा करके वहीं पे जीवन जीना शुरू करता है। लेकिन उसमें से विरोध करने वाला विरोध करने वाली हजरत महल जो है कि वो जो है कि अवध में ही रह जाती है और अपने संतान के साथ अवध में रहेगी। और अवध के साहसी लोगों के साथ, जो बुद्धिजीवी लोग थे उन सब के साहस प्राप्त किया, मतलब सबसे जो है कि मिला कैसे क्या करे नहीं करे। तो वहाँ के बुद्धिजीवी लोग जो है कि इसे संतुना दिया कि तुम जिस तरीका से मुझे, मतलब तुम जिस प्रकार से जो है कि सहयोग पाओगे हम उस तरीका से सहयोग दे करके जो है कि तुम्हें हम रक्षा करेंगे, और जो है कि तुम अपना बेटा को क्या बनाओ, अगला राजा बनाओ। तो अवध का नया राजा कौन बन जाता है, ठीक है, उसका संतान बन जाता है। और बेटा का जो है कि अंगरक्षिका के रूप में जो है कि वो अपना बेगम हजरत महल जो है कि तैयार है ना। राजा स्त्री नहीं यहाँ पर है, क्योंकि याद करो कि बेगम हजरत महल खुद को गद्दी नहीं संभाल रही है, क्योंकि यदि खुद को गद्दी संभालती तो सहायक संधि का विरोध हो जाता, नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें पत्नी और दत्तक पुत्र कोई भी जो है कि नहीं रह सकता। यदि जैसे गद्दी संभालती, जैसे ये अपने आप को शासिका संभालती, अपने आप को शासिका कहती, तुरंत और हड़प लेता, नहीं हड़प लेता। इसलिए अपने बेटे का बनाता है, वो शासक बनाता है, राजा बनाता है। अब उस नियम का पालन कर रहा है ये, और नियम का पालन करते हुए अंगरक्षिका के रूप में, यानी कि अपने बेटे का रक्षा करने के लिए माँ ही तैयार है। और इस तैयारी के साथ जो है कि बताए थे अवध में अंग्रेज कौन था, अंग्रेज कौन था कोई बताएगा, बेगम हजरत महल वर्सेस में बताओ। हाँ हाँ हेनरी, हाँ लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस। तो हेनरी लॉरेंस जो है कि, और कौन था, बेगम हजरत महल, ये ना, ठीक है, हेनरी लॉरेंस और बेगम हजरत महल। और ये दोनों जो है कि दोनों के बीच में क्या चला, संघर्ष, और ये एक युद्ध हो गया ना, एक युद्ध हुआ। और युद्ध का नाम क्या था, चिनहट का युद्ध, चिनहट का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था कोई बताएगा, चिनहट का युद्ध 30 जून 1857 को ये हुआ था, चिनहट का युद्ध। हेनरी लॉरेंस और बेगम हजरत महल के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, चिनहट का युद्ध, ठीक है। और इस चिनहट के युद्ध में जो है कि ऐसा युद्ध हुआ, इस चिनहट के युद्ध में जो है कि बेगम हजरत महल ने जो है कि हेनरी लॉरेंस को क्या कर दिया, हरा दिया। हराने के साथ साथ इसको मार भी दिया, मारा चला गया कौन, हेनरी लॉरेंस। और ये क्या हो गया, विजय हो गई, ठीक है। अब जो है कि देखो 30 जून 1857 को जो कि विजय हो जाती है। याद करो कि जब क्या कहते हैं कि वाजिद अली शाह कलकत्ता जा रहा है, तो याद करो कि उसी समय में दिल्ली में जो है कि जून का महीना है, और जो है कि 12 मई से स्टार्ट हुआ है जून का महीना, एकदम पूरा दिल्ली पे कैद किया हुआ है, दिल्ली पर अधिकार किया हुआ है कौन, शाह आलम द्वितीय है, क्या हुआ, उसी का साहस प्राप्त करके जो है कि क्या तारीख को, 5 जून, याद है, 5 जून की 4 जून ना, हाँ 4 जून को, 4 जून 1857 को जो है कि क्या करती है, विद्रोह
बढ़े आगे, ठीक है। याद करो कि दिल्ली दिल्ली में जिस प्रकार जो है कि शाह आलम द्वितीय जो है कि पूरा दिल्ली पर अधिकार किया हुआ है, वैसे ऐसे वीरता को देखते हुए अपना भी वीरता दिखाई किसने, बेगम हजरत महल। और 4 जून 1857 को जो है कि पूरा जो है कि विद्रोह छेड़ देती है। नहीं, पूरा विद्रोह कहाँ पर फैल जाता है, अवध के अंदर। और ये विद्रोह जो है कि प्रारंभ होता है, और जस्ट देखो 30 जून को, 4 जून को विद्रोह हुआ, प्रारंभ करती है विद्रोह कि हम भी अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे, बेगम हजरत महल। कब, 4 जून 1857 को। और 30 जून होते होते हेनरी लॉरेंस जो है कि और बेगम हजरत महल के बीच में क्या हुआ, युद्ध हो जाता है। और युद्ध क्या आता है, चिन्हट का युद्ध। इस चिन्हट के युद्ध में जो है कि बेगम हजरत महल जीत जाती है, विजय हो जाती है, और हेनरी लॉरेंस मारा चला जाता है। हार गया प्लस क्या हो गया, मारा चला गया। मर गया तब क्या करेगा, मर गया। अब इसके बाद जो है कि पूरे अवध पर अधिकार किया हुआ कौन, बेगम हजरत महल। याद करो कि दिल्ली में भी जो है कि 20 सितंबर होते होते दिल्ली में भी जो है कि पूरा जो है कि संघर्ष 1857 का विद्रोह जो है कि कुचल दिया जाता है, दबा दी जाती है, कुचल दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। पूरा शासन अधिकार सितंबर महीना होते होते हो जाता है। और सितंबर महीना होते होते याद करो, इसके मरने के बाद यहाँ पे दूसरा अंग्रेज आता है, यहाँ दूसरा कोई अंग्रेज आता है, उसका नाम है कैंपबेल। क्या नाम है इसका, कैंपबेल। जब ये कैंपबेल आता है, सितंबर महीना होते होते कैंपबेल ने जो कि पूरे अवध पर इस प्रकार शासन, ध्यान दो, अंग्रेज मर जाए और दूसरा अंग्रेज आएगा तो चुप रहेगा, नहीं रहेगा। तो कैंपबेल जब आया तो इसने जो है अवध को इस प्रकार प्रशासनिक नियम से कसना शुरू किया, कुचलना शुरू किया। तो लास्ट में जो है कैंपबेल से संघर्ष करते हुए, कैंपबेल से संघर्ष, आ रहा है रिकॉर्ड पे, क्या आ रहा है क्या है, कैंपबेल से संघर्ष करते हुए जो है कि लास्ट में सोचा कि कैंपबेल क्या करेगा। अब लास्ट में देख लिया, सितंबर के महीना होते होते लास्ट में देख लिया कि कैंपबेल अब मुझे क्या करेगा, परास्त कर देगा, मेरा हत्या कर देगा, मार देगा। इसलिए जो है कि कैंपबेल से संघर्ष करते करते बेगम हजरत महल कहाँ भाग जाती है, नेपाल भाग जाती है। अपना जीवन जो है कि फिर नेपाल में ही मर जाती है, और मरने के बाद उसका जो स्मारक कहाँ है, नेपाल में। इसलिए जो है कि नेपाल में कौन सी शासिका का जो है कि स्मारक है, कहाँ, बेगम हजरत महल। और 1857 का विद्रोह का मेन प्रथम महिला कौन थी, विद्रोह करने वाला, 1857 का विद्रोह का प्रथम महिला कौन थी, बेगम हजरत महल। झांसी की रानी दूसरा स्थान पे, ठीक। चलो ये नेपाल चली गई, वहीं मर गई। चलो आप देखो तो अवध भी जो है कि पूरा छीन लिया गया, अंग्रेज अधिकार में चला गया है। आप चलते इसी जस्ट देखना, इसी के लखनऊ के जस्ट नीचे देखना मिलेगा कानपुर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं। जैसे बेगम हजरत महल यहाँ संघर्ष कर रही है, वैसे ही संघर्ष कानपुर में भी हो रहा है। कहाँ हो रहा है, अरे आग हर जगह लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यही था, उतना राष्ट्रवादी बुद्धि नहीं था। जब सब मिलकर के एक साथ लड़ता अंग्रेज से तो हरा देता, लेकिन क्या कर रहा था, अपना अपना जगह सब लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। अरे एक साथ सब मिलकर लड़ता ना, तब अंग्रेज वहां संघर्ष से हार जाता। लेकिन ऐसा कहानी था नहीं, को अपने अवध भर ही लड़ रहा है। अब यहाँ पे देखोगे, आओगे, अब यहाँ पे नाना साहब लड़ रहा है, कल विरल है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका से नेतृत्व करोगे तो हार तो करो होगा ही ना। देखो दिल्ली में, जस्ट देखो दिल्ली में अलग तरीका से हो रहा है, कानपुर में अलग तरीका से हो रहा है, क्या कहते हैं, अवध में अलग तरीका से हो रहा है। तो सब अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा है, ये नहीं कि हम पूरे राष्ट्र के लिए लड़े। ऐसा कहानी तभी उतना नहीं था, समझा ना बात। ये कहानी कब आएगा, 1947 के करीब में, 1915 के बाद। अब हम लोग कहाँ है, 1857 में, ठीक है। देखो सब, देखो राजा अपने लिए नहीं लड़ रहा है, अवध के लिए ही सिर्फ लड़ी। कौन, बेगम हजरत महल। उसको दिल्ली से मतलब था, बगल में कानपुर था, दोनों मिल जाता था ना। अब हमें आ रहा है कहाँ, कानपुर। आइए कानपुर पढ़ते हैं हम लोग। आप देखते हैं कानपुर की कहानी, कानपुर में विद्रोह, कानपुर में विद्रोह, कानपुर में विद्रोह। ये मिटा दे, ये मिटा दे, ये कल वाला क्लास का थोड़ा सा रिवाइजिंग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे को भी दोबारा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम कानपुर पर आते हैं। कानपुर थोड़ा बड़ा नहीं है, शॉर्ट ही है, ज्यादा लंबा नहीं है। चलो पढ़ते हैं कानपुर। क्या पढ़ते हैं? कानपुर। कानपुर ध्यान दोगे, जस्ट देखना लखनऊ के नीचे है कानपुर। थोड़ा मैप के सहारा समझाते हैं, सही समझना। ध्यान दे इधर बगनी, थोड़ा समझो इस चीज को। कानपुर देखो, ध्यान दोगे थोड़ा सा, ये वाला एरिया जो था ना, ये वाला एरिया देखोगे, ये वाला एरिया, ये था मराठा साम्राज्य। ठीक है, 1818 से पहले, 1818 से पहले अंग्रेज से भी ज्यादा पावरफुल था मराठा। अंग्रेज से भी ज्यादा पावरफुल कौन था? मराठा। ठीक है, अंग्रेज से पूरा पावरफुल कौन था? मराठा। तो मराठा से संघर्ष हुआ था, अंग्रेज और मराठा के बीच में संघर्ष हुआ था, जो बोले थे आंग्ल मराठा युद्ध बोला गया था। आंग्ल मराठा, कोई बताएगा यहाँ पे क्या गो युद्ध हुआ था? हाँ, 3 गो हुआ था, 3 संघर्ष हुआ था। ठीक है, 3 संघर्ष हुआ था। कितना संघर्ष हुआ था? 3। बताएगा पहला संघर्ष कब था? 1782 से 1775 से दूसरा, रिकॉर्ड में है, क्यों इतना चिल्ला के बोल रहे हो? एक करके बोलो। 1803 से, उसके बाद 1800, यहाँ पे 3 संघर्ष हुआ था, 3 आंग्ल। अब बताओगे सर पढ़ने चले कानपुर आ गया मराठा बोलने, कारण है, थोड़ा समझो। कानपुर को समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ एक बात समझना है, थोड़ी सी बातें समझना होगा तुम्हें। तो मराठा जब पावरफुल था, तो याद करो कि देखो तो 1818 से पहले बोले, तो देखो तो 1819 आया है। हम अभी क्या बोले? 1818 से पहले, तो 1819 आया यहाँ पे है। तो 1818 से पहले जो था मराठा पूरा पावरफुल था। तो इस पावरफुल को, एकदम पावर को तोड़ने के लिए कौन संघर्ष? साम्राज्यवादी नीति में एक मराठा भी था, एक कौन था? अंग्रेज भी था। तो इन दोनों के बीच में झड़प होगा। झड़प मतलब दोनों के बीच संघर्ष होगा, जो आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाएगा। और 3 गो युद्ध लड़ लेता है मराठा और अंग्रेज। उसमें तो मराठा का जो है कि शक्तिहीन हो जाता है लड़ते। तो 1818 आते आते 1800 देखो 19 में जाके समाप्त हुआ। तो 1818 में हुआ ये कि जब ये तीनों संघर्ष हुआ अंग्रेज और मराठा के बीच में, तो 1818 में अंग्रेज ने पूर्ण रूप से घोषित कर दिया कि मराठा में जो है ना एक पद चलता है, उसको कहते थे पेशवा। ठीक है, पेशवा पद चलता है, ठीक है ना, पेशवा पद है एक, ठीक है ना। तो पेशवा पद चलता है। तो 1818 में ही बोल दिया मराठा को कि अब जो है कि 1818 के बाद जो है कि पेशवा जो है कि जो कहलाते हैं आप लोग, पेशवा पद जो है कि ये समाप्त की जाएगी। जो राजा पूरा पावरफुल होता था, शक्तिशाली होता था, साम्राज्यवादी नीति करता था, तो वो अपने आप में पेशवा कहलाता था। क्या कहलाता था?
अब जब मराठा साम्राज्य पढ़ाएंगे तब बताएंगे पेशवा कहाँ शुरू हुआ था कहना, ठीक है, ये बात है, देखेंगे एक मिनट। तो 1818 में देखो तो 3 संघर्ष होता है। अब बोलोगे सर ये पढ़ा रहे हैं, आप बोले कानपुर पढ़ाते हैं, अब बोलने लगे मेरठ मराठा के बारे में बोलने। अब यहाँ कानपुर में पढ़ाएंगे, हम मराठा के बारे में बोलने लगे, तो मराठा बोलने का यहाँ कुछ कारण है, ठीक, यहीं से बीज बोया जाएगा यहाँ कानपुर में, ठीक ना, तो समझो कैसे है। तो हम ये समझा रहे हैं कि मराठी भाषी, तो मराठा में जितना भी मराठा शक्तिशाली होता था तो वो अपने आप में एक ऊंचा पद होता था, पेशवा कहलाता था। क्या कहता था? पेशवा। तो 3 संघर्ष होते होते मराठा को एकदम जो है कि कुचल दिया, किसने? अंग्रेजों ने। और समझौता के तहत जो है कि जब कोई युद्ध होता है तो युद्ध में जो है कि समझौता हो जाता है बाद में। तो 1818 में घोषित कर दिया अंग्रेज ने कि मराठा का जो है कि जो पद होता है, कौन सा पद? पेशवा पद होता है, वो अब समाप्त कर दी जाएगी। और उस समय 1818 के समय में जो पेशवा था, उस पेशवा का नाम था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव मस्त वो दूसरा चीज है, वो फिल्म वाला जो बोल रहे वो अलग है। हाँ, इसी में से है, वो भी फिल्म का जो बनाया है यही मराठे से बनाया है। तो पेशवा पद जो है कि समाप्त करेगा। और उस समय जो पेशवा था उसका नाम था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, उसका नाम था बाजीराव द्वितीय। क्या नाम था? बाजीराव द्वितीय। समझ में आया बात? और ये बाजीराव द्वितीय को कहा कि अब ये तो पेशवा पद समाप्त कर रहे हैं, आप तो अंतिम पेशवा है, आप जो है कि यहाँ नहीं रह करके आपको यहाँ से हम मोटा धनराशि रकम पेंशन दे करके आपको हम रखेंगे, यहाँ से हटा दिया इस मराठा साम्राज्य क्षेत्र से हटा करके। देखो, किसी का यदि शक्तिहीन करना है, छीन कर देना है, उसको वहां से उखाड़ करके दूसरे जगह फेंक दो, ठीक है, उसका साम्राज्य क्या होगा? ऑटोमेटिक हीन होना शुरू हो जाएगा। समझ में? इसलिए कहा कि मेन चीज है पेशवा। तो पेशवा ही आने रहेगा तो फिर साम्राज्य चलेगा कैसे? ऑटोमेटिक पहले कुचल दिया गया। 3 युद्ध लड़ करके जो है कि आंग्ल मराठा युद्ध हो गया है। तो आंग्ल मराठा युद्ध में जो 3 संघर्ष के बाद जो है कि 1818 के समय में ये पेशवा पद समाप्त हो रहा है। और उस समय मराठा साम्राज्य का जो है कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कह रहा है कि आप जो है कि यहाँ से निकल करके कानपुर के जस्ट बगल में है बिठूर, नाम इसका बिठूर। क्या नाम है इसका? बिठूर। कानपुर के जस्ट बगले में है बिठूर, ठीक है। उसको कह दिया कि आप यहाँ से निकल के निर्वासित हो जाइए। कहाँ पे? बिठूर रहिए। याद करो, वाजिद अली शाह को निकाल के कलकत्ता भेजा था, याद है? तो जो मेन राजा होगा उसी को निकाल करके कहीं और फेंक देंगे तो साम्राज्य में कौन पावर बचेगा क्या? कभी शतरंज खेले? शतरंज का मेन राजा ही यदि कटने लगे, राजा ही शतरंज से पूरा हार जाए, शतरंज खेला क्या जाएगा? ऑटोमेटिक एक राजा के चलते पूरे खेल खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो वही कहानी है। तो मराठा साम्राज्य यहाँ से निकाल करके उसे बिठूर निर्वासित कर दी जाती है। किसको? बाजीराव द्वितीय को। क्या दे करके? कहा कि आप वहीं रहिए, आपको पेंशन देंगे वहीं पर, ठीक है। तो राजा को डायरेक्ट नहीं होता था कि हत्या कर देता था अंग्रेज, बड़ा नीति चलता था। उसको वहां से निकाल के कहीं दूसरे जगह देता था, कहता था पेंशन रहिए, वहीं खाइए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका साम्राज्य इतना हम संभालेंगे, आपको पैसे देना जरूरी है। मुंह बंद कर देता था पेंशन देकर के, मोटे रकम देकर के। राजा चुपचाप है, प्रजा हो गया गुलाम। राजा को क्या चाहिए? वो अपना उसका जीवन बच गया, जी रहा है वो ऐसो आराम से। तो इसको बिठूर निकाल के भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया? बिठूर कहाँ है? कानपुर के जस्ट बगल में।
शहर के जस्ट बगल में बिठूर। ठीक है, अब बोलो वहां क्यों भेज दिया? क्योंकि बिठूर और कानपुर का जो क्षेत्र है वहां पर भी सैनिक रेजिमेंट था। वहां था कौन सा? वहां था 56 और 57 सैनिक रेजिमेंट, सैनिक रेजिमेंट था। ओ, रेजिमेंट। अब याद करो कि 56वीं और 97, ठीक है, 56 और 57 ये दो सैनिक रेजिमेंट है। याद करो कि बैरकपुर में कमा था 34वां, तो एक छावनी कहाँ है? कानपुर में है, और उसी छावनी के जस्ट बिठूर में भेज रहा है किसको? क्यों भेज रहा है वहां पर? क्योंकि वहां उसका सैनिक छावनी है, ये खांसी भी नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। अच्छा, आप बताया कि कलकत्ता क्यों भेजा था वाजिद अली शाह को? क्योंकि कलकत्ता में भी क्या था? सैनिक प्रशासन जो पूरा वहाँ पूरा सखिस था, मतलब पूरा प्रशासनिक पूरा नियम कानून पूरा लागू था, इस तरह की कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आप समझ में समझा रहे हम क्या बोल रहे हैं? कि वो ऐसे जगह भेजता था जहां वो खांसी भी नहीं कर पाए। तो बाजीराव द्वितीय कहाँ भेज देता है? बिठूर। बिठूर कहाँ है? कानपुर के जस्ट बगल। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा सैनिक रेजिमेंट है? 56वीं और 97। तो अब याद करो, हम बैक चल रहे हैं कि जब 8 अप्रैल को मंगल पांडे को जो है कि फांसी चढ़ा दिया जाता है, तो उसके बाद जो एनफील्ड राइफल छीना जाता है, तो सभी सेना से छीना गया था, है? तो उस समय याद करो मेरठ का सब सेना जो है कि हथियार पूरा लूटने के फेर में है। एकदम मेन जहां जगह था अंग्रेजी शासन का, जहां हथियार था, सब पूरा हथियार लूट करके दिल्ली को बढ़ेगा। मेरठ में याद है? पढ़े हो याद ना? तो उस समय जब मेरठ में ये चल रहा था मामला, ये मामला कानपुर में भी चल रहा है असल में। तो सैनिक को साथ देने के लिए यहाँ पर 56वीं और 97वीं रेजिमेंट का सेना था, वो भी जो है कि मेरठ के सेना के साथ दिल्ली की ओर जाना चाहता था। किधर जाना चाहता था? दिल्ली को जाना चाहता था। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ बात? आइए अब आते हैं डलहौजी के समय में। इस समय में डलहौजी के समय में थोड़ा ध्यान देना। डलहौजी समय में तो जाना चाहता था, क्यों जाना चाहता था? ये थोड़ा हम बातें किए, कब की ये बातें किए? अप्रैल मई महीना का ना, थोड़ा सा पहले चलते हैं। जब यहाँ बाजीराव निर्वासित कर दिया गया, कहां पर? बिठूर में। अब हम आते हैं इसी जस्ट बगल में, कौन है? बिठूर। बिठूर और निर्वासित किया गया किसे? निर्वासित किसे किया गया? हाँ, बिठूर में किसे किया गया? बाजीराव द्वितीय को। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय जो है कि निर्वासित है कहां पर? बिठूर में। ठीक, तो बाजीराव ठीक, तो बाजीराव का कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था। तो जब इसका कोई संतान नहीं है, तो ये राजा बना हुआ पेंशन खा रहा बैठ करके बिठूर में ना। तो लॉर्ड डलहौजी ने कोई नियम लाया था, हड़प की नीति, याद है? लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत डलहौजी के नीति के अनुसार जब बाजीराव का कोई संतान नहीं है, तो अब इसका जो है कि जो राजा का जो अधिकार है वो क्या होगा? समाप्त होना चाहिए, नहीं हो जाएगा? समाप्त नहीं होगा। तो डलहौजी की नीति के अनुसार क्या कहता था? हड़प की नीति क्या कहता था? हड़प नीति कि यदि कोई संतान या कौन सी पत्नी, है ना, यानी
यदि कोई संतान नहीं है तब, और एक कौन सी था, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र। तो संतान, पत्नी या दत्तक पुत्र, कोई भी राजा नहीं बनेगा, कोई भी राजा नहीं बन सकेगा। हड़प की नीति ये कहता था, ना तो दत्तक पुत्र, ना ही पत्नी, ना ही बेटी, ना, जब कोई संतान नहीं है, ठीक है। तो संतान में कौन संतान, दत्तक पुत्र संतान, ठीक है ना। ऐसे में से वो राजा नहीं बनेगा, उसका खानदान अगला कोई राजा पीढ़ी का कहलाएगा नहीं है, उसे कोई किसी तरह पेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा घटना आ जाता है, थोड़ा सा बाजीराव के बीच। अब यहाँ से लेकर आते, ये हम बीच में थोड़ा सा लाए हड़प की नीति का, थोड़ा सा बातें लाए, याद दिलाए तुम्हें। हड़प की नीति कहता है कि पत्नी या कोई दत्तक पुत्र राजा उत्तराधिकारी के रूप में नहीं बन सकता, ठीक है। बनेगा सिर्फ वही जो उसका पुत्र होगा, नहीं तो बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय के बारे में थोड़ी सी बातें पूछते हैं, समझते हैं। तो बाजीराव द्वितीय का मूल नाम क्या था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बाजीराव द्वितीय का मूल नाम पता क्या है? बाजीराव द्वितीय का मूल नाम क्या है, कोई बताएगा? है बाजीराव द्वितीय ही है रे, ठीक है। बाजीराव द्वितीय का नाम क्या है? बाजीराव द्वितीय का मूल नाम क्या है? बाजीराव ही। इसका पुत्र था दत्तक पुत्र, नाम तो उसका नाना साहब, दत्तक पुत्र था। इसका मूल नाम क्या नाम था, कोई बताएगा? नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंदूपंत, धोंदूपंत की धोंदूपंत, क्या नाम उसका? धोंदूपंत, क्या नाम है इसका? इसका मूल नाम है, इसका बाजीराव, ठीक है। तो बाजीराव द्वितीय का संतान कौन था? नाना साहब कैसा पुत्र था? ये दत्तक पुत्र था, यानी कि गोद लिया हुआ बेटा। कौन था? नाना साहब, उसका नाम ही था नाना साहब। और नाना साहब का मूल नाम क्या है? धोंदूपंत। क्या नाम इसका? धोंदूपंत। क्या नाम है? धोंदूपंत। तो नाना साहब के समय में जो पेंशन मिलता था उसके खानदान से, राजा को नाम से मिला, जो मिले हुए आ रहा था, तो ये पेंशन जो है अंग्रेज ने बंद कर दिया, ताकि कोई किसी भी प्रकार का पेंशन नहीं देंगे, ठीक है, किसी प्रकार का पेंशन नहीं देंगे। तो बाजीराव का पुत्र कौन है? नाना साहब। और वो कैसा पुत्र है? तो याद करो कि लॉर्ड डलहौजी की नीति व्यापगत का सिद्धांत बताता है कि जिसका उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा तो राजा पद क्या होगा? खत्म होगा। प्लस जो राजा को मिल रहा था पेंशन, जो मोटा रकम पेंशन मिलता था, वो भी पेंशन सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो नाना साहब तो दत्तक पुत्र है न है, और व्यापगत का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो पेंशन राजा सब पद क्या होगा? ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, ये बोलता है। तो नाना साहब प्रयास किया कि हम किसी प्रकार से जो है कि पेंशन चालू रखवा, क्योंकि हम पुत्र हैं। नाना साहब किसका पुत्र हैं? बाजीराव द्वितीय का, ठीक है। तो इसका जो है कि नाना साहब का जो सेनापति था, सेनापति अजीमुल्लाह खां,
अजी मुल्ला खां। नाना साहब का सेनापति कौन था? अजीमुल्लाह खां। कौन था? सेनापति कहिए या इसको दीवान कहिए। अभी दीवान। और इसके खानदान में पढ़ा लिखा, मतलब इसके दरबार में रहने वाला पढ़ा लिखा होशियार सबसे बुद्धिजीवी लोग दीवान कहिए या सचिव कहिए। क्या कहिए? जो सेनापति के रूप में ही था, हटा सेनापति था, दीवान बोलो। क्या बोलो? दीवान। जे राजा का हर बात करे छे, हर बात सलाह के रूप में करता है, हर बात को जो है कि हर जगह पहुंचाता है। राजा हर बात उसको कहता है और वो अब राजा का अनुरूप काम करवाता है, दीवान बोलते हैं उसे। ठीक है। जैसे अभी नहीं देखते हो, अपना काम करने के लिए अपना सेक्रेटरी रखता है, बगल में रखता है, तो दीवान तो उसका नाम क्या था? अजीमुल्लाह खां। अजीमुल्लाह खां पढ़ा लिखा इंसान था। तो अजीमुल्लाह खां को कहा कि आप जो है कि लंदन जाइए। कहाँ जाइए? लंदन जाइए। और लंदन में जो है कि ये जो पेंशन जो बंद कर दिया है, इस पेंशन को जो है कि कहिए चालू करने के लिए, और मुझे पेंशन मिलना चाहिए, मुझे पेंशन मिलना चाहिए। अच्छा, कोई दत्तक पुत्र, ठीक है, दत्तक पुत्र। तो ये पेंशन जो है कि मिल सके, क्योंकि उस समय राजा को बाजीराव द्वितीय तक जो मिला था पेंशन, काफी मोटे रकम के रूप में पेंशन मिलता था। तो पेंशन से क्या होता था कि राजघराना में जो चलता था खर्च सब, वो सभी संपन्न होता था, सही से पूरा खर्च होता था, तो वो पूरा पूर्ति हो पाता था। तो नाना साहब के रिजन में क्या हो गया? नाना साहब के रिजन में क्या हो गया? पेंशन बंद हो गया। तो जब पेंशन बंद हुआ तो उसने उसका जो दीवान था अजीमुल्लाह खां को भेजा लंदन, कि आप जाइए कहाँ? लंदन, और वहां से किसी प्रकार से सिफारिश करके जो है कि पेंशन जो मिल रहा है, जो बंद कर दिया गया, वो सब पेंशन मिलते रहे, वो सब चलते रहना चाहिए। लेकिन लंदन जाने के बाद भी पेंशन में जो है कि किसी प्रकार का जो है कि प्रारंभ हो जाएगा, किसी प्रकार का पेंशन मिल जाएगा, किसी भी प्रकार से जो है कि सक्सेस नहीं हुआ। जो नियम लागू था वो नियम जस का तस रह गया, पेंशन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आगे समझ में? यानी कि पूरा प्रयास किया अजीमुल्लाह खां कि पेंशन मिले, लंदन तक जाकर के सिफारिश किया, किसी प्रकार का कोई तरह परिवर्तन नहीं हुआ और पेंशन देना बंद हो गया। अब नाना साहब दत्तक पुत्र के रूप में था, और हड़प्पा नीति कहता था कि दत्तक पुत्र का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सही बात था, तो वो तो अपना नीति चल रहा था, अंग्रेज बड़ा नीतिकारी था, बहुत नीति को पालन करता था। अब नाना साहब सोचा कि अब क्या करेंगे? विरोध कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विरोध। तो उसी समय में मेरठ में कांड हो रहा था, पूरा जो है कि गोला बारूद हथियार जितना भी था, जहां जहां चीज जो गोदाम को लूट रहा था अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। याद करो, मेरठ में नहीं रहा था कि सभी सेना क्या कर रहा था? पूरा का पूरा जहां पे एनफील्ड राइफल है, जहां पे गोदाम, जहां बम गोला बारूद रखा हुआ है, अंग्रेज शासन का टोटल लूटेगा और वो दिल्ली की ओर भागेगा। नहीं, जब ये घटना मेरठ में हो रहा था, याद करो तो कब हो रहा था? कब हो रहा था? 10 मई। तो हम कहां पे भी हैं? 10 मई करीब में। ठीक है। तो बिठूर से जानना, ये 56वां और 57वां रेजिमेंट का जो सेना था, तो ये भी सेना सोचता था कि हम जो कि मेरठ के सैनिक के साथ कहां चले जाएं? दिल्ली। ठीक है। तो नाना साहब ने दिमाग लगाया, नाना साहब ने इसी 56वां और 57वीं जो कि रेजिमेंट का सेना था, उन सेना को बोला कि आप जो है कि कानपुर में ही रहिए, कानपुर में ही रहिए, और हम आपको जो है कि 2 गुना पेंशन देंगे। क्या देंगे? जो सेना में आपको मिलता है पेंशन, उसमें पेंशन ही मेन होता था। आदमी कुछ नहीं तो पेंशन पे बैठे बैठे हर चीज पैसा आता था, घर काम करता था। देखते हो जो पुराना सा मास्टर साहब सब है, आर्मी सब देखो पुराना सब है, तो जब घर आ गया तो कहाँ से पैसा कहाँ से आता है? तो वही पेंशन वाला पैसा देना जीता है, वो लोग नहीं कर रहा है। या अन्य कोई व्यवसाय कर रहा है तो उससे भी होता है। तो बोला, सेना को बोला कि जितना आपको पेंशन मिलता है हम आपको दुगुना पैसा देंगे, आप रहिए मेरे पास ही।
तो कानपुर में सेना क्या कर लिया, उसने रोक लिया। और इस सेना के सहायता से कानपुर में जो है कि कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया। विद्रोह क्या हो गया, प्रारंभ कर दिया। यानी सेना को रोक करके अंग्रेज के प्रति विद्रोह क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। क्योंकि याद करो कि 11 मई दिल्ली में स्टार्ट जब हुआ है, तो मई के महीना में ही कहां पर, कानपुर में भी 56वां और 57वां रेजिमेंट सेना के सहयोग से नाना साहब भी भीड़ गया अंग्रेज से। उधर दिल्ली में भी भिड़ा हुआ है और यहाँ पे कानपुर में भी भिड़ा हुआ है, याद करो। और साथ साथ में उधर हम अभी सीक्वेंस को पढ़ के आए हैं, और उधर जो है कि क्या कहते हैं कि ये लखनऊ में भी भिड़ा हुआ है, अवध में भी भिड़ा हुआ है, भिड़ा हुआ है। तब अंग्रेज परास्त हो रहा था। याद करो कि हत्या भी हो रहा है, मारा भी खा रहा है, वो मर भी रहा है, क्योंकि सब जगह सब भिड़ल है, उससे नहीं भिड़ा है। देखो तो कानपुर में भिड़ा हुआ कौन, नाना साहब लड़ रहा है, किसको लेकर के, 56वां और 57वां रेजिमेंट को सेना को लेकर के। कौन सी के लिए सिर्फ भिड़ा था ये, वही पेंशन जब नहीं दिया था, पेंशन बंद कर दिया था, नहीं कर दिया था। ठीक, सीक्वेंस बात समझ में आ रहा है ना। तो नाना साहब जो है कि 1857 में जो है कि यही मई महीना में, कौन महीना में, मई महीना में जो है कि एक विद्रोह नाना साहब, इसलिए पूछता है कि क्वेश्चन पूछता है, तो कानपुर से किसने विद्रोह किया था, नाना साहब ने। आप पूछेगा बता तो इससे लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये पूछता है। आप पूछेगा कि संघर्ष अंग्रेज कौन था, कानपुर में बेगम हजरत महल के संघर्ष में कौन था, अंग्रेजी शासन कौन था, अंग्रेज का बड़े अधिकारी कौन था, अंग्रेज की ओर से लड़ने वाला है, वो तो मारा गया था। हाँ, कैंपबेल कौन था, कैंपबेल वर्सेस बेगम हजरत महल। यहाँ पे नाना साहब कौन है, नाना साहब एकदम भीड़ गया ये भी अच्छा से, नाना साहब। और 1857 का विद्रोह एकदम चालू है, ठीक है। तो अब इसका संघर्ष में कोई आएगा ना जी, नहीं आएगा। तो नाना साहब से संघर्ष करने के लिए कौन पहुंचेगा पता है, यही कैंपबेल। कौन पहुंचेगा, कैंपबेल। 1 मिनट, एनसीईआरटी क्या कहता है, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ नाना साहब से बता रहे हैं। नाना साहब, ठीक है, बताएगा नाना साहब किसका बेटा है, बाजीराव द्वितीय का अंतिम पेशवा था वो, न अंग्रेज के हिसाब से अंतिम पेशवा था, अंग्रेज के हिसाब से अंतिम पेशवा। तो जब नाना साहब 56वां और 97 दोनों सेना रेजिमेंट्स के सहारे से जब कानपुर में पूरा विद्रोह बिठूर से, कहां से, बिठूर से पूरा कानपुर को अपने विद्रोह में लपेट लिया और पूरे कानपुर को अपने अधिकार में कर लिया, जब कौन रे, नाना साहब। तब नाना साहब ने जो है कि कहा कि हम है कानपुर का पेशवा, इसलिए अपने आप में इसने जो है कि अपने आप में एक पद घोषित किया, बोला ये क्या, हम है कानपुर का पेशवा। अब ये अपने आप को घोषित कर लिया क्या, कानपुर का पेशवा, कानपुर का पेशवा। बताएगा कोई कि कानपुर का पेशवा किसे कहते हैं, हाँ, किसने अपने आप में एक पद को घोषित किया, नाना साहब ने। कानपुर का पेशवा कौन कहलाता है, जब ये पेशवा कानपुर का पेशवा बना। और याद करो लॉ डलहौजी के अनुसार उसके नीति में अंतिम पेशवा कौन था, ये पेशवा पद था कहाँ पे, मराठा में, कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र में कौन था, मराठा में जो देखोगे यहीं पर पढ़ाएंगे, यहीं पर पढ़ाएंगे। ये कहा था मराठा साम्राज्य में एक जगह है, हाँ वो जगह है नागपुर, हाँ शायद नागपुर, यहीं से जाता है ये, नागपुर से, कहाँ जाता है ये, नागपुर। चलो ठीक, ये हम जब मराठा पढ़ाएंगे तब वहाँ दिखाएंगे, ठीक।
तो नाना साहब अपने आप को कानपुर का क्या घोषित करता है? पेशवा। और जब ये राजा बन गया, पेशवा बन गया, 1 घंटा हो गया क्या? रहने दे, रहने दे, 1 घंटा क्लास चल गया। अच्छा चलो, कानपुर का पेशवा, तब ये जब राजा बन गया तो ये अपने आप को कोई किसी को सेनापति बनाएगा ना, इसने एक सेनापति बनाया, सेनापति। उस सेनापति का नाम पता है क्या है? तात्या टोपे। तात्या टोपे, टोपे, उसका नाम तात्या टोपे। तो कानपुर का पेशवा कौन का लाया? नाना साहब। और उसने अपना सेनापति किसे बनाया? बताएगा इसका मूल नाम क्या है? कोई मूल नाम क्या है तात्या टोपे का? कोई बताएगा? तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तात्या टोपे, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? कोई बताएगा? रामचंद्र पांडुरंगा। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। ये तात्या टोपे का मूल नाम है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र। और कोई बताएगा कि नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंदूपंत। नाना साहब कैसा बेटा था? कैसा बेटा था? दत्तक पुत्र था। ठीक है, इसलिए पेंशन क्या हुआ था? इसका बंद हुआ था। और इसका दीवान कौन था? अजमुल्ला खान। और इस पेंशन मिल सके इसलिए सिफारिश के लिए कहाँ तक भेजा इसको? सक्सेस रहा? नहीं रहा। तब 56वां और 57वां रेजिमेंट सेना का सहारा लेकर के दुगुना हम आपको पेंशन देंगे लोभ दे करके रख लिया और पूरा कानपुर पर छा गया। और कानपुर का क्या कहला? पेशवा घोषित किया इसने। अपने आप को क्या घोषित किया? कानपुर का पेशवा। रे मत लिख, यहाँ पे घर में जाकर के वीडियो प्ले करके अच्छा से देख करके कानपुर का पेशवा घोषित किया। और सेनापति इसने किसको बनाया? तात्या टोपे। और इसका मूल नाम क्या है तात्या टोपे का? रामचंद्र पांडुरंग। ये छा गया कानपुर पे। कानपुर पे पूरा क्या हुआ? ये छा गया। ऐसा हुआ अंग्रेजी शासन में जितने भी रहते थे यहाँ पर, अंग्रेज के परिवार, बाल बच्चे, स्त्री, जो भी रहते थे, खास करके अंग्रेज परिवार के जितने भी सदस्य थे, लगभग जब पूरा कानपुर पर अधिकार हो गया, लगभग 120 महिला, 120 महिला, 120 महिला जब पूरा अधिकार कर लिया, 120 महिला, बच्चे, ठीक है, और अन्य, ठीक है, इन सभी को जो है कि एकदम पूरा हत्या कर दिया। तो लगभग डाटा जो बोलता है, लगभग कानपुर में जो है कि नाना साहब ने लगभग 120 महिला सबको, बच्चे सबको, सबको सबको मार दिया था। अंग्रेज के बच्चे को, अंग्रेज के बच्चे है, समझ में? यानी कि अंग्रेज के बच्चे को लगभग, अंग्रेज के बच्चे को, महिला को, सबको बंदी बना लिया। लगभग 120, कितना? 120, यानी कि 120 महिला, बच्चे सबको मिला करके बंदी बना दिया। क्या बना दिया? इसे बंदी बना लिया, बना लिया, ठीक है। और बंदी बना करके जो है कि इसको क्या किया? मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। और ये मारने की घटना जो है कि पता है क्या कहलाया? घटना, घटना जब मारा गया, इस घटना को क्या बोला गया? पता है किसी को? इस घटना क्या, इस घटना को बोला गया सती चौरा कांड। क्या बोला गया इसे? क्या कहलाया? अर्थात इसे बोला गया सती चौरा घाट की घटना। क्या बोला गया इसे? इस घटना को बोला गया क्या? सती चौरा घाट की घटना, ठीक है। क्या बोला गया इसे? सती चौरा घाट की घटना कहलाया, ठीक है। ये घटना किसने घटाया था? नाना साहब। अंग्रेज के बाल बच्चे सबको जो है कि उसके पत्नी को, बच्चे को, सबको कैद करके 120 ऐसे थे,
सबको जो है कि बंदी बना करके कहीं पे हिरासत में ले करके सबको क्या कर दिया, मार दिया। और मारने की इस घटना क्या बोला गया, सती चौरा घाट की घटना या सती चौरा घाट की घटना कहलाया। ठीक है, कौन सी घटना कहलाया, सती चौरा घाट की घटना कहलाया। पूछा जाएगा सती चौरा घाट की घटना कब घटा था, है एनसीईआरटी दिया है? सती चौरा घाट की घटना है ये 1857 के करीब करीब जो है कि लगभग जो है कि 58 के, कब 58 यानी 59 होते होते ये घटना हुआ। छोड़िए इस को, अब इसका ईस्वी करेक्ट देख लेंगे। एनसीईआरटी जो दिया है कहीं भी इसका, इसमें जो देखें ईस्वी थोड़ा सा अलग अलग दे दिया। चलो पूछा जाएगा 120 महिला और बच्चे को जब बंदी बना करके जो है कि मार दिया गया, इस घटना क्या बोला गया, सती चौरा घाट की घटना। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट, तो इस संघर्ष में जो है कि जब इतना घटना कर दिया तो इसमें अब अंग्रेजी सेना कौन, कैंपबेल एवं हैवलॉक, कौन, हैवलॉक। ठीक है, अब वर्सेस कौन, नाना साहब। ठीक है, इन दोनों के बीच में पूरा संघर्ष शुरू हुआ। यहाँ भी कैंपबेल है, यहाँ भी कौन है, कैंपबेल। याद करो कि वहां पे जो है कि हेनरी लॉरेंस के मारने के बाद जो है कि बेगम हजरत महल मारा था, जब बगले में है, थोड़ा दूर ना है, तो वहां पे कौन आया था, कैंपबेल। उस एरिया को संभालने के लिए फिर कौन है यहाँ पे, कैंपबेल, और उसके कौन था, हैवलॉक। इन दोनों ने जो है कि नाना साहब से क्या किया, संघर्ष किया, युद्ध किया। और इस संघर्ष में जो है कि पावरफुल, जब इतना हत्या कर देगा नाना साहब टिकेगा क्या, नहीं। पूरा कानपुर पे जो है कि पूरा बिठूर पे जो है कि छा गया कौन, हैवलॉक और कैंपबेल। और नाना साहब को लास्ट में पूरा परास्त कर दिया। अब लगा मर जाएंगे, ये नेपाल भाग गया। कहाँ भाग गया, नेपाल भाग गया। नाना साहब अपना जान बचा के कहाँ भाग गया, नेपाल। और नेपाल में ही क्या हो गया, मारा चला गया। ठीक है, तो ये हम पढ़े कौन सा घटना, कानपुर। क्या पढ़े हम लोग, कानपुर। अब अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं झांसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, झांसी। थोड़ा सा आज बहुत थोड़ा स्लो पढ़ाए हैं, तो यदि आप वीडियो देखते हैं ना तो थोड़ा सा 1.25 को देखोगे ना, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आइए यहीं तक क्लास। ठीक है, ओके।